अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के 2017 के अनसॉल्व पेपर के बारे में। इससे पहले 15 और 16 वाला कर लिया है। अब 17 वाला करते हैं। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पूरे को करना है एक एक को। डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, 50 वर्ड में इसको हमको आंसर देना है। देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, cost accounting is accounting for cost aimed at providing cost data, statement and reports for the purpose of managing decision making। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग हमें एक ऐसा डेटा प्रोवाइड कराता है हमारी कंपनी का जिससे हमें कोई भी डिसीजन मेकिंग करने में बहुत हेल्प मिलती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड्स एंड टेक्निक्स to the science art practice of cost control and ascertainment of profitability। मतलब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस के टेक्निक के अकॉर्डिंग है। इससे हमारे जो कॉस्ट है, ओवर जो कॉस्ट होती थी उसको हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ पे हमारा खर्चा हो रहा है। एक एक खर्चा पता लगता है और हमारी ये प्रॉफिटेबिलिटी में मदद करता है। मतलब हमारे जो लाभ होगा बिजनेस में उसमें ये मदद करता है। इट इंक्लूड्स presentation information derived there from for the purpose of managerial decision making। मतलब इसमें प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन ये सब मिलते हैं जिससे हमें अपना जो मैनेजिंग डिसीजन मेकिंग करना है जो कंपनी का, उसमें बहुत हेल्प मिलती है कॉस्ट अकाउंटिंग को बनाने से। एंड सेकेंड देखते हैं कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल से हम क्या समझते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। नो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बिकम इफेक्टिव विदाउट प्रॉपर एंड एफिशिएंट कंट्रोल ऑफ मटेरियल। बिना मटेरियल के मतलब अच्छे से बिना मटेरियल के कंट्रोल के हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। दिस इज सो बिकॉज क्विट ऑप्टेक ऑप्टेन material is the largest element of cost, and as such an efficient system of material control leads to a significant economic in the total cost। मतलब मटेरियल जो होता है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एलिमेंट होता है हमारे कॉस्ट का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला जो सबसे बड़ा होता है तो मटेरियल ही होता है। तो जब ये सबसे बड़ा होता है तो इसका जो टोटल कॉस्ट होता है इसको जब इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसको कंट्रोल करना भी हमारे लिए इतना ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ तक हो गया इकोनॉमिक टोटल कंट्रोल। यहाँ तक आगे, मटेरियल इज एज मच कैश एज कैश इटसेल्फ एंड एनी थेफ्ट, वेस्ट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियल आर इमीडिएट एंड डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेस वेयर स्टॉक मेथड एग्जिस्ट। It is easy for such loss to pass unnoticed। मतलब अगर हमारे मटेरियल को कुछ होगा, मटेरियल अगर हमारा खराब हुआ या कुछ भी हुआ तो उससे डायरेक्ट इफेक्ट हमारे किससे पड़ेगा, हमारे प्रोडक्शन पे पड़ेगा, जिससे हमारे बिजनेस को लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए हम इसको अननोटिस नहीं कर सकते, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लेबर कॉस्ट कंट्रोल। Labor cost control representing the human contribution to production is an important cost of factor which requires constant measurement and analysis। ये जो लेबर कॉस्ट कंट्रोल होता है, ये जो ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन मतलब जो आदमियों का की भागीदारी होती है हमारे प्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट का, विच रिक्वायर कंस्टेंट एंड। तो इसको डेली कंस्टेंटली इसका मेजरमेंट करना ज़रूरी होता है कि कितना कॉस्ट आ रहा है लेबर का। ये जब इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है तो इसका कंस्टेंटली निरीक्षण करना भी ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया लेबर कॉस्ट कंट्रोल। क्लेरिफाई द मीनिंग ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है, देखते हैं मीनिंग इन्वेंट्री की।
इन्वेंट्री देखते हैं हम। इन्वेंट्री इज द गुड्स एंड मटेरियल दैट अ बिजनेस होल्ड फॉर द अल्टीमेट गोल्स ऑफ रिसेल। इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड एज करंट असेट ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट। इन्वेंट्री गुड्स और मटेरियल होती है जिसे बिजनेस, जो कोई भी बिजनेस इसको रखता है अपने अल्टीमेट गोल को रिसेल करने के लिए, मतलब इसको अपने यहाँ इकट्ठा करता है। इन्वेंट्री को क्लासिफाइड किया जा सकता है करंट असेट में, जो शॉर्ट, जिसका पीरियड शॉर्ट हो, जो 1 साल के अंदर या 1 साल तक जो रहे। और ये कहाँ पे दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के करंट असेट्स में दिखाया जाता है। जैसे ये रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, ये सब इन्वेंट्री में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हो गया इन्वेंट्री हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अंडर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड? अंडर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स क्या होता है? तो अंडर ऑब्जर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स लिख रखा है मैंने, ये दोनों लिख लिया है, अंडर एंड ओवर। जैसे व्हेन ऑब्जर्व ओवरहेड ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड, मतलब जब ऑब्जर्व ओवरहेड ज़्यादा हो एक्चुअल ओवरहेड से, तब वहाँ पे ओवर रिकवरी या ओवर ऑब्जर्प्शन ओवरहेड होगा। या दूसरा वाला, व्हेन ऑब्जर्व ओवरहेड लेस देन एक्चुअल ओवरहेड, मतलब जब ऑब्जर्व ओवरहेड छोटा होगा हमारे एक्चुअल ओवरहेड से, तब वहाँ पे अंडर ऑब्जर्प्शन ओवरहेड बोलेंगे उसको। मतलब एक तरीके से जो टेंडर प्राइस होता है, हम पहले अनुमान लगाते हैं कि आने वाले साल में हमको ये काम करना है तो कितने में होगा। वहीं यहाँ पे हम सोच लेते हैं कोई चीज़ की इतने टाइम में इतना, मतलब इतने टाइम में ये वाला काम करना है तो ये इतने में होगा, ये तो टेंडर प्राइस हो गया। वो अगर कम में हुआ, अगर हमने जो एस्टिमेट वैल्यू की थी उससे कम हुआ, दैट इज ओवरहेड बता ही रखा है 16 में। आगे अंडर हो गया। व्हाट इज कॉस्ट शीट? कॉस्ट शीट देखते हैं हम। Cost sheet. The cost sheet is a periodical document of cost designed to show the total and the unit cost of product in an analytical and detailed form. It can be prepared weekly, monthly, quarterly, etc. As per requirement, the cost sheet divides cost information into prime cost, work cost, cost of production and total cost which show cost per unit for a definite period। मतलब ये जो कॉस्ट शीट है, ये एक लिमिटेड, जैसे एक पीरियड इसका फिक्स रहता है, इतने टाइम के लिए ये बनाया जाता है, तो वो इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें टोटल एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकलता है, जिसमें इसमें डिटेल जो होता है इसमें प्रोडक्शन का पर यूनिट का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है फाइनेंशियल बुक से। ये चाहे तो वीकली प्रिपेयर किया जा सकता है इसको, या मंथली, या ईयरली, क्वार्टरली, मतलब कुछ भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे बोला कॉस्ट शीट जो होती है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कई पार्ट में डिवाइड करके बताते हैं हमें, छोटे छोटे पार्ट में, ताकि हमें अच्छे से समझ आए। जैसे उसने हमारे कॉस्ट को डिवाइड कर देगी प्राइम कॉस्ट में, वर्क कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, टोटल कॉस्ट में, जो हमारे कोई डेफिनेट पीरियड में ये सब डिराइव करके हमें बताएगा, ताकि हमें उसको समझने में हेल्प मिले, आसानी मिले। ये डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है शॉर्ट में। तो अब देखते हैं, हम कॉस्ट शीट देख ली। व्हाट इज टेंडर प्राइस? टेंडर प्राइस क्या होता है? पहले छोटा सा इसका देख लेते हैं हम कंटेंट्स के। टेंडर प्राइस स्टेटमेंट इज अ कॉस्ट शीट। ये एक तरीके से कॉस्ट शीट ही है जो टेंडर प्राइस स्टेटमेंट, टेंडर प्राइस है। विच शो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो अनुमानित कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बताता है, एंड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और एक जो सही प्रॉफिट का मार्जिन है वो हमें देता है। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। When any statement is prepared for future period on the basis of past experiences and future projection, it knows as projected statement of cost या tender price statement. It helps in better planning and buying. मतलब जब कोई स्टेटमेंट फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है पुराने एक्सपीरियंसेस से और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, वो उसको बोलते हैं हम टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस हो गया भैया। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रल अकाउंटिंग। इंटीग्रल अकाउंटिंग क्या है? इंटीग्रल अकाउंटिंग
When single set of books of accounts are maintained for financial account and cost account, this accounting system is known as integrated accounting system. मतलब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों एक साथ में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जब दोनों साथ में प्रिपेयर किए जाते हैं। आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? मीनिंग ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट: if any enterprise is having non-integrated costing system, then two types of department will be maintained by the enterprises. मतलब अभी जस्ट इसके पहले पढ़ा है इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहाँ पे दोनों हम कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट साथ में बनाते हैं वो इंटीग्रेटेड, और जहाँ पे इसको सेपरेट अलग अलग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो कोई अगर एंटरप्राइज है वो अलग अलग बना रहा है अपनी कॉस्ट बुक एंड फाइनेंशियल बुक, तो यहाँ पे वहाँ पे हम बोलेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये तो है मीनिंग इसकी काफ़ी बड़ी, लेकिन ये 10-15 नंबर के लिए आएंगे तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। बाकी इसको 10 नंबर में करवा रखा है 16 वाले में। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर के तक काफ़ी हमारे लिए, 2 नंबर में ज़्यादा माथा पच्ची नहीं। आगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट हम क्या समझते हैं? Prime cost, the direct cost of commodity in terms of the material and labor involved in its production। एक तरीके से मटेरियल का और डायरेक्ट कॉस्ट का जो सब है, इन सब का जोड़ जो होगा, इन सब का जो ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। हमने खत्म कर दिया ये वाला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब सेक्शन बी देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ये आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड। तो 200 वर्ड में हमको प्रत्येक को करना है। तो देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट शोइंग इशू ऑफ मटेरियल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड से हमको निकालना है, ये नीचे दिए हैं, ये आया ये गया, रिसिप्ट एंड इशू। तो सॉल्व करते हैं। मैं 1 मिनट और में देख लेते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये सब जो थियरी पोर्शन है इसका वाला, इसका अगर लास्ट में टाइम बचेगा अच्छा खासा तो इसको सबको अलग कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकल पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा समझने में भी अलग टाइम लगता है। बाकी थियरी कर रही है, अगर लास्ट तक नहीं याद हुआ तो भैया घुसा लेंगे। तो देखते हैं, ये हमें स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाना है, ये फीफो वाला, फीफो मेथड से। तो फीफो मेथड कब बनाते हैं? जब हमारा प्रोडक्शन, जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है बहुत तेजी से गिर रहा है, उस टाइम पे हम फीफो बनाते हैं। तो मैंने इसका स्टेटमेंट बना लिया है फीफो के लिए, फीफो मेथड के लिए। मटेरियल रिसीव्ड, ये थोड़ा ऊपर चला गया, ध्यान नहीं दिया मैंने यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल रिसीव्ड जो आया और क्या गया वो सब, डेट है इसकी, केजी, ये सब। उसके बाद लास्ट में हम इसका ये भी कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल इशूड, ये लास्ट में कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही फॉर्मेलिटी टाइप में। सो अब देखते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन है, रिसिप्ट ये आया है और ये गया है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। फीफो में यह ध्यान रखना है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। एंड क्या, पहले देख लेते हैं डेट। ये आया कितनी तारीख को? 3 तारीख को आया है, 18 को आया है एंड 28 को आया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो मटेरियल रिसीव्ड है, यहाँ पे डेट डालते हैं हम। 3 तारीख को था 3 दिसंबर एंड फिर 18 तारीख को था, हाँ 18 तारीख को था एंड उसके बाद 28 दिसंबर। 3 दिन आया। कितना आया? एक बारी 200 kg आया, 350, 200 350, 200 आया, 300 आया, 50 आया। आगे रेट कितना दिया है पर केजी के हिसाब से? इतना 20 रुपये पर केजी, 18 15, 20 18 15। यहाँ पे रेट दिया है 20 18, सॉरी यहाँ पे नहीं भरा जाएगा, 20 18 15, ये हो गया। आगे देखते हैं हम, जब आया है 200 kg एंड पर केजी के हिसाब से रेट है 20 रुपये, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके पूरा अमाउंट निकालेंगे। तो इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, 200 kg के लिए पूरा अमाउंट कितना होगा? यहाँ पे आएगा 4000 एंड यहाँ पे आएगा
5,400 और यहाँ पे 750। ओके, ये आ गया। तो हमने जो आया था वो देख लिया। अब हम देख लेते हैं किस किस तारीख को गया है। तो दिसंबर 4 को 100 गया है। दिसंबर 4 को 100 केजी निकल गया है। दिसंबर 4 को 100 केजी चला गया है। दिसंबर 4 को 100 केजी चला गया है। तो एक एक निपटाएंगे। पहले 200 आया था 3 दिसंबर को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डेट में 4 दिसंबर, 4 दिसंबर कितना 100 केजी गया है। 100 केजी गया है। किस में से जाएगा? इसमें, इस वाले में से आ जाएगा। पहले पहले बताया जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो पहले 200 में से जाएगा। 200 में से 100 चला जाएगा। एंड इसका 200 का रेट कितना है? 20 रुपए पर केजी। तो यहाँ पे 20 रुपए लगेंगे। 100 पहले 100 जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है 4 तारीख को 100 गया है हमारे पास से। तो 100 और पहले पहले स्टार्टिंग से जाएगा फीफो वाले मेथड में। तो यहाँ से स्टार्टिंग से 100 निकाल दिया। तो इसका रेट कितना था? 20 रुपए। तो यहाँ पे लिख लिया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम केजी एंड रेट में। इसका तो आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा। इसको लास्ट में भी कर सकते हैं लेकिन किए चलते हैं साथ में जब हो रहा है तो। एंड सेकेंड है 10 तारीख को 50 केजी भेज दिया है हमने। फिर से वापस से 10 तारीख को 50 केजी भेज दिया है। तो 10 तारीख को 50 केजी भेजा है। तो यहाँ पे फिर से डेट डालेंगे हम। 10 दिसंबर को हमने भेजा है 50। और अभी यहाँ पे हमारे पास कितना बचा था? जो 200 हमारे पास है। यहाँ पे हमने यहाँ से 100 निकाले हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे 100 बचा है। मतलब अभी यहाँ से हम ले सकते हैं। इसको खत्म करके तब चलेंगे। तो इसका भी रेट कितना होगा? 20। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा। 1000। तो ये भी हो गया। एंड नेक्स्ट इज दिसंबर 20 को 300 गया है। दिसंबर 20 को 300 गया है। तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे 20 दिसंबर। और यहाँ पे कितना गया है हमारा? 300 गया है। अब यहाँ पे हम पहले में देखेंगे। हमने यहाँ से 100 निकाला, फिर 50 निकाला। अभी हमारे पास यहाँ पे 50 बचा हुआ है। 200 में से एक दो बार निकाला, यहाँ पे 100 निकाला, 50 निकाला। अभी यहाँ भी 50 बचा हुआ है। तो एक बार हम पहले 50 यहाँ से ले लेंगे। पहले यहाँ से 50 लेंगे। कितना रेट था इसका? 20। इसका भी 1000 रुपये आएगा। 1000 आया। अब यहाँ से भेजना कितना था हमको? 20 तारीख को 300 भेजना था। तो हमने 50 ले लिया है। अब हम 250 भेजेंगे। 250 यहाँ से 78। इसमें अब बचा है 300। अब 300 में से अब यहाँ से पहले वाले तो खत्म हो गया, इसकी बात ही नहीं करनी 3 दिसंबर वाले को। अब हम दिसंबर 18 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है 250। 300 में से 250 निकालेंगे। तो 250 इसका रेट कितना है? 18 रुपये पर है। तो इसका रेट है 18 रुपये पर केजी। तो इसका अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4500। इन दोनों को एक साथ में किया है हम लोगों ने। 20 वाला हो गया। अब हम देखेंगे दिसंबर 30 को अब गया है। दिसंबर 30 दिसंबर को अब गया है। 30 दिसंबर को कितना गया भाई? 100 गया है। 30 दिसंबर को 100 गया है। 30 दिसंबर को 100 गया है। अभी हमारे पास 18 दिसंबर को हमने यहाँ से 250 भेज रखे हैं। हमारे पास यहाँ पे भी 50 बचा हुआ है। 50 बचा हुआ है। तो 50 यहाँ से लेंगे हम। तो 30 दिसंबर को पहले 50 लेंगे हम। 50 लेंगे कितने रेट से? 18 रुपए के रेट। हाँ, 18 रुपए पर केजी की रेट से। तो इसका आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 900 रुपये। 900 आगे आगे ये हमने 50 यहाँ से भेज दिए जो इसमें से बचा था। अब ये 18 वाला भी खत्म हो गया। जो दिसंबर 18 वाला है ये वाला भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 28 में 50 और हमें 100 भेजना था। तो 50 हम यहाँ से ले लेते हैं। 50 भेज ही दिया है। तो फिर से 50 भेजेंगे। हमारा कितना? 15 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट है। तो इसका आंसर आएगा 750। 750 आ गए के। तो इन दोनों को हमने साथ में कर रखा है। अब लास्ट में कौन सा वाला महीना चल रहा था? दिसंबर वाले महीने में ये सब कर रहे हैं फीफो मेथड को। दिसंबर वाले में तो लास्ट में लास्ट महीने के लास्ट दिन बचता है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक। 31 दिसंबर को क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है हमारे पास? सब खत्म हो गया है। अभी इस सवाल में तो सब खत्म हो गया। बाई चांस यहाँ पे अगर 100 होता तो हमारे हमको तो यहाँ से 50 ही भेजना था। तो यहाँ पे 50 बच जाता तो यहाँ पे हम लिखते उसको। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे 0 0
इसका भी 0 आंसर आएगा। तो ये हो गया। अब हम अमाउंट का यहाँ पे टोटल लगाते हैं। ये अमाउंट के यहाँ पे इसका टोटल लगाते हैं हम। ये पूरे का टोटल आएगा 10,150 ये आएगा। एंड केजी का टोटल आएगा ये। जब यहाँ पे अमाउंट का टोटल आया है हमारा 10,150, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले का भी आएगा 10,150। एंड आगे केजी का हम इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 550। जब इधर 550 आया है तो इधर भी आएगा 550। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं, ये अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर हो गया, 8-9 नंबर हो गए। अब 1-2 नंबर जो मिल रहे हैं इस पे मिलेंगे। हमारा कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल सूट, तो इसका ये बना लिया हमने। अब यहाँ पे टोटल केजी कितना था? 550। 550 इधर भी, 550 इधर भी, तो 550। और अमाउंट टोटल कितना था? 10,150। 10,150। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा था? एक भी नहीं बचा था। क्लोजिंग स्टॉक 0, तो कुछ सही नहीं, तो यहाँ पे ये उत्तर आएगा ऐसे। तो हमने कर दिया क्वेश्चन सॉल्व, सेकंड वाला। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हो गया। नेक्स्ट है थर्ड वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ निकालना है, एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड इन द ईयर। एक साल में कितने नंबर प्लेस किए गए हैं वो भी बताना है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से पढ़ेंगे एंड एक तरफ से सॉल्व करेंगे। तो EOQ पहले पूछ रखा था, तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। EOQ इक्वल टू होता है अंडर रूट में 2AO/C, दैट इज EOQ का, ये EOQ का फार्मूला है। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में दिया है एनुअल कंजम्पशन A दिया है, बाइंग ऑर्डर ये O दिया है, प्राइस पर यूनिट ये C निकालने में काम आएगा, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री ये C दिया ही है, तो इसका कोई काम ही नहीं है। ये काम आता C निकालने में, C हमारे पास है ही है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। इसका क्या है पूरा 16 में बता रखा है। इसमें A क्या बिलोंग करता है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स इन क्वांटिटी। एनुअल रिक्वायरमेंट जितना एक साल में जरूरत है हमको रॉ मटेरियल्स की, वो बिलोंग करता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वो बिलोंग करता है। एंड C बिलोंग करता है प्राइस पर यूनिट इनटू परसेंटेज। C ऐसे निकलता है, या कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज, ये निकलता है हमारा C। तो हम अब वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे इक्वल करके लिखेंगे 2 को एज इट इज 2। ए दे रखा है हमारा 4,000 4,000 एंड ओ ऑर्डरिंग कितना है पर ऑर्डर 60 रुपीज़। एंड सी की वैल्यू हमारी दी है 3 रुपये। 3 रुपये, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये हमारा ऊपर आएगा, भाई सॉल्व कर रखा है ये 4,80,000 बाई थर्ड, ये आ गया। इसके आगे ये आएगा, इसको भाग देंगे इसमें से, तो ये आएगा हमारा 1,60,000। अंडर रूट में भी आएगा। जब अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे इसको तो ये आएगा 400, और किस में निकाले हैं? यूनिट्स में। तो हमने आधा सवाल कर दिया। एंड सेकंड हमसे ये भी पूछा था कि एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस इन द ईयर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा था। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है, ये हमने पहला रिक्वायरमेंट इसकी फुलफिल कर दी। एंड सेकंड देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर, इसका फॉर्मूला होता है A/EOQ। ये हमको मिला ही है, मतलब सवाल ने दिया है ए हमको। EOQ अभी जस्ट निकाला हमने। ए हमारा था 4,000, हमने ये निकाला 400। EOQ ये आएगा 10। तो 10 टाइम्स हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है भैया ऑर्डर करने की, ठीक है। ये कर लिया, थर्ड भी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम।
चौथा वाला देखते हैं। इन अ फैक्ट्री 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेयर मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जून 2014 में। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोविंग कॉस्ट पर यूनिट। के कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से इतना रॉ मटेरियल इतना दिया है, ये सब दिया है, सब दे रखे हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। स्टेटमेंट बना लिया, कॉस्ट शीट, पार्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। अब एक तरफ से पढ़ेंगे एंड करेंगे जो भी है। 500 यूनिट के लिए बना रहे हैं, ऊपर लिख दें हम 500 यूनिट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं हम। तो पहले मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इसमें दिया है, ऊपर लिखते हैं मटेरियल कंज्यूम कितना दिया भैया हमारा 50,000 रुपये, 50,000। ओके, एंड उसके बाद कुछ डायरेक्ट वेजेस दिया, डायरेक्ट लेबर दिया है हमारा 40,000, डायरेक्ट वेजेस 40,000, डायरेक्ट वेजेस 40,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है यहाँ पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है। चलो मिला तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भैया 10,000। आई थिंक अब इसके रिगार्डिंग तो कुछ नहीं है, ये खत्म होगा। अब हमारा आएगा प्राइम कॉस्ट आता है इसके बाद। प्राइम कॉस्ट कितना, 40,000, 50,000, 40,000, 10,000, मतलब 1,00,000 रुपये आ गए। 1,00,000 में अब हम फैक्ट्री में चलेंगे, फैक्ट्री में चलते हैं। फैक्ट्री क्या दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 रुपये। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 20,000 रुपये दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड 20,000। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के रिगार्डिंग कोई और खर्चा नहीं दिया, फैक्ट्री के रिगार्डिंग कोई और खर्चा नहीं दिया है। तो अब इसमें से हम निकलेंगे तो क्या आएगा प्राइम कॉस्ट के बाद, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये हमारा आ गया 1,20,000, 1,20,000। ओके, अब हम चल जाएंगे ऑफिस में। ऑफिस ओवरहेड में, ऑफिस ओवरहेड का कोई खर्चा, ऑफिस ओवरहेड दिया है, ऑफिस ओवरहेड दिया है 12,000। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भैया 12,000 रुपये दिया है, 12,000। ओके, 12,000 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया है। इसके ऑफिस के रिगार्डिंग ऑफिस का कोई खर्चा, ऑफिस का और कोई खर्चा नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको भी बंद करेंगे। अब आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,32,000। ओके, एंड अब आगे हम चलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसके रिगार्डिंग कोई खर्चा दिया है यहाँ पे। सेलिंग ओवरहेड दे रखा है 8,000 रुपये, सेलिंग ओवरहेड दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना, 8,000। ओके, 8,000। आई थिंक अब सब खत्म हो गया, जब सारे खत्म हो गए हम जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1,40,000 हमारा आ गया, 1,40,000 टोटल कॉस्ट आ गया हमारा। अब हम ईच को 500 से भाग देंगे, हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, ये तो पूरे का है, हमें पर यूनिट चाहिए, तो पर यूनिट भाग देंगे। इसमें 500 से डिवाइड करेंगे तो भैया 100, इसमें 500 से डिवाइड करेंगे 80, इसमें 500 से डिवाइड करेंगे 1,00,000 में 20, सॉरी 10,000 है वो, इसमें डिवाइड करेंगे 200, इसमें डिवाइड करेंगे 40, इसमें 240, इसमें 24, इसमें 264, इसमें 16, इसमें 280,
इसको भी कर दिया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, चौथा तक कर दिया है ये वाला। ये पांचवा वाला पांचवे से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं।